1922 में जापान के शहर टोक्यो में एक 15 साल गरीब लड़का काम की तलाश में एक छोटी सी गाड़ियों की मरम्मत की दुकान पर पहुंचा। मालिक ने उसे देखकर शक किया कि यह लड़का इस काम के काबिल भी है या नहीं, इसलिए उसे गाड़ियां ठीक करने के बजाय वर्कशॉप की सफाई और अपने बच्चे की देखभाल का काम दे दिया गया। उस वक्त किसी ने इस लड़के पर खास तवज्जो नहीं दी और न ही किसी को अंदाजा था कि यह आम सा बच्चा एक दिन तारीख बदल देगा। चंद दहाइयों बाद यही लड़का सोचिरो होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी का बानी बन गया और इसकी बनाई होंडा गाड़ियां आज दुनिया के बड़े बड़े कार ब्रांड्स को टक्कर दे रही हैं। ये कहानी है गरीब जापानी लड़के की जिसने मामूली काम से आगाज किया और मेहनत, सब्र और ख्वाबों के सहारे एक $multi-billion का ब्रांड खड़ा कर दिया। ये कहानी 1906 में जापान के मशहूर पहाड़ माउंट फूजी के दामन में वाक़े गरीब से गांव टेंड्रियो शिज़ुओका से शुरू होती है। इसी गांव में गेही होंडा और उनकी अहलिया के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम सोचिरो होंडा रखा गया। सोचिरो के वालिद गांव के एक लोहार थे और साथ साथ साइकिलों की मरम्मत भी करते थे। गुर्बत और मुश्किल हालात में पलने वाले सोचिरो ने कम उम्र में ही बड़े सदमे देखे क्योंकि बीमारी की वजह से उसके 5 बहन भाई इंतकाल कर गए। 8 साल की उम्र में एक दिन वो गली से गुजर रहा था कि अचानक एक जोरदार और अनोखी आवाज ने उसकी तवज्जो खींच ली। वो आवाज के पीछे भागा तो उसने एक अजीब मशीन देखी जो 4 पहियों पर खुद ब खुद चल रही थी। ये फोर्ड मॉडल टी थी और यही वो पहली कार थी जिसे सोचिरो ने अपनी जिंदगी में देखा। वो इस मंजर से इतना मुतासर हुआ कि हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मशीन बगैर घोड़े के कैसे चल रही है। जब वो कार इसके पास से गुजरी तो वो खुद को रोके बगैर पूरी ताकत से इसके पीछे भागने लगा। ये लम्हा उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया और इसी दिन उसके दिल में मशीनों से मोहब्बत पैदा हो गई। इसके बाद उसने खेती बाड़ी की मशीनों के पुर्जे तेज करना, साइकिलें ठीक करना और इंजनों के बारे में सीखना शुरू कर दिया। वो हर तरह की मोटरों और मशीनों में गहरी दिलचस्पी रखता मगर स्कूल जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। बाकायदा तालीम के बजाय वो ज्यादातर वक्त अपने वालिद के साइकिल मरम्मत के काम में मदद करता रहता। स्कूल में उसकी दिलचस्पी न होने की वजह से उसके नंबर बहुत खराब हो गए। एक बार तो अपने रिजल्ट कार्ड पर उसने अपने वालिद के जाली दस्तखत कर डाले ताकि उसके वालिद को दस्तखत ना करने पड़े और नंबर देखने से बच जाए। 1922 में सोचिरो की नजर टोक्यो में कायम एक मशहूर ऑटोमोबाइल सर्विस कंपनी आर्ट शोकाई के इश्तिहार पर पड़ी। उसे लगा कि ये कंपनी बहुत बड़ी है इसलिए यहाँ नए कारीगरों की जरूरत होगी। उसने फौरन एक लेटर लिखकर नौकरी के बारे में पूछा और खुशकिस्मती से सोचिरो को हायर भी कर लिया गया। यूं सिर्फ 15 साल की उम्र में सोचिरो ने स्कूल छोड़ दिया, घर को अलविदा कहा और अपने ख्वाबों की तामीर के लिए टोक्यो का रुख किया। यही सफर आगे चलकर उसे दुनिया के अजीम तरीन ऑटोमोबाइल ब्रांड्स होंडा का बानी बनाने वाला था। जब सोचिरो होंडा टोक्यो पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया कि शहर की जिंदगी उसके गांव के मुकाबले में कितनी तेज, मसरूफ और मुख्तलिफ थी। यहाँ सब कुछ दौड़ता हुआ महसूस होता था। दुकान के मालिक जोजो साकेबारा ने उसके लिए पहले ये काम तय कर रखा था मगर ये काम गाड़ियां ठीक करने का नहीं बल्कि मालिक के बच्चे की देखभाल का था। ये जानकर सोचिरो को शदीद मायूसी हुई कि कई महीनों तक उसे कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी और उसका वाहिद काम बच्चे को पीठ पर बांधकर उठाए रखना होगा। लेकिन एक चीज ने उसे वहां रोके रखा, नाकाम होकर वापस गांव जाना और वालिदैन के सामने शर्मिंदा होना। इसी खौफ ने उसे सब्र करना सिखाया। वक्त गुजरता गया और जैसे जैसे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का काम बढ़ा साकेबारा अकेला सब कुछ संभालने के काबिल न रहा। तब उसने सोचिरो को भी अंदर बुला लिया। शुरू में उसे छोटे मोटे काम दिए गए मगर उसकी मेहनत और लगन ने जल्द ही सबको मुतासर कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता वह काबिल एतमाद मैकेनिक बन गया। सोचिरो की सलाहियत देखकर साकेबारा ने उसे अपना शागिर्द बना लिया और न सिर्फ मैकेनिकल मरम्मत बल्कि कारोबार चलाने के गुर भी सिखाने लगा। उस जमाने में गाड़ियां आम नहीं थी बल्कि एक ऐशो आराम की चीज समझी जाती थी जो सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते थे और ज्यादातर गाड़ियां गैर मुल्की होती थी। इसी वर्कशॉप पर काम करते हुए सोचिरो को मुख्तलिफ मशहूर गाड़ियों जैसे लिंकन, मर्सिडीज, डेमिलर और कई मोटरसाइकिलों पर काम करने का मौका मिला। उसने दिलो जान से सीखना शुरू कर दिया और हर इंजन, हर पुर्जे को समझने की कोशिश की। यहीं से सोचिरो का तारुफ मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया से हुआ। उस दौर में यूरोप, अमेरिका और जापान में रेसिंग तेजी से मकबूल हो रही थी। 1923 में साकेबारा ने अपने कारकुनों की मदद से रेसिंग कारें बनाना शुरू की जिनमें सोचिरो भी शामिल था। डेमिलर इंजन से बनाई गई दूसरी कार कर्टिस कहलाई जिसमें अमेरिकी हाइप्लेन का सेकंड हैंड इंजन एक मिचेल गाड़ी के चेसिस पर लगाया गया था। 1924 में यही कर्टिस कार 5वीं जापानी मोटर कार चैंपियनशिप में शामिल हुई। साकेबारा के भाई ड्राइवर थे और सोचिरो उनके साथ इंजीनियर के तौर पर मौजूद थे। हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। सिर्फ 17 साल सोचिरो के लिए ये एक नाकाबिले फरामोश लम्हा था।
اسی دن کے بعد موٹر سپورٹس اس کی زندگی کا مقصد بن گیا اور یہی شوق آگے چل کر اسے دنیا کے عظیم ترین آٹو موبائل موجدوں میں شامل کر گیا۔ 1926 میں سوچیرو ہونڈا کو فوجی خدمات کے لیے بلایا گیا، مگر طبی معائنے میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ رنگوں میں فرق نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے وہ امتحان میں فیل ہو گئے۔ یوں انہیں فوج سے چھوٹ مل گئی اور وہ پوری توجہ کے ساتھ آرٹ شوکائی میں کام جاری رکھ سکے۔ 1928 تک آرٹ شوکائی کے مالک یوزو ساکیبارا اپنے کاروبار کو مزید پھیلانا چاہتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہماماتسو میں ایک نئی برانچ کھولی جائے اور اس کی ذمہ داری کے لیے انہیں اپنے جوان مگر قابل شاگرد سوچیرو سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا۔ صرف 21 سال کی عمر میں سوچیرو کو اس نئی شاخ کا انچارج بنا دیا گیا۔ ابتدائی دن آسان نہیں تھے۔ پہلے سال لوگوں کو ایک اتنے کم عمر لڑکے پر اپنی قیمتی گاڑیاں دینے میں اعتماد نہیں تھا۔ اسی وجہ سے سوچیرو کو زیادہ تر وہی پرانی اور خراب گاڑیاں ٹھیک کرنا پڑیں جنہیں دوسری ورکشاپ نے رد کر دیا تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے برسوں کے سیکھے ہوئے علم اور مہارت کو استعمال کیا اور آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد جیت لیا۔ وقت کے ساتھ اس کی محنت رنگ لائی۔ 1913 کی دہائی تک اس کی چھوٹی سی دکان ایک فرد کے کام سے بڑھ کر 30 ملازمین پر مشتمل ادارہ بن چکی تھی۔ کام اتنا بڑھ گیا کہ سوچیرو کو کاروبار سنبھالنے کے لیے اپنی بیوی کی مدد بھی لینا پڑی۔ سوچیرو نہ صرف ایک بہترین مکینک تھا بلکہ ایک شاندار ریسنگ ڈرائیور بھی تھا اور یہی صلاحیت اسے دوسروں سے منفرد بناتی۔ اس نے اپنی ورکشاپ میں ہماماتسو ریسنگ کار تیار کی اور اس کار پر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا جو جاپان میں 20 سال تک قائم رہا۔ مگر اس دور کی ریسنگ آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ جون 1936 میں ٹوکیو کے قریب ایک ریس کے دوران سوچیرو ایک خطرناک حادثے کا شکار ہو گیا۔ وہ تقریباً جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کا بایاں بازو ٹوٹ گیا، کندھا اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور چہرہ شدید زخمی ہو گیا۔ کئی مہینے اسپتال میں گزارنے کے بعد بھی سوچیرو کا حوصلہ کم نہ ہوا۔ صرف 4 ماہ بعد وہ دوبارہ ریس ٹریک پر واپس آ گیا، لیکن اس کی بیوی اور والد اس فیصلے سے سخت ناراض ہوئے۔ کئی بحثوں کے بعد سوچیرو نے آخرکار ہمیشہ کے لیے ریسنگ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1936 تک آتے آتے سوچیرو صرف مرمت کے کام سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ کچھ نیا کرنا چاہتا تھا، کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ کار کے پرزے خود تیار کرے۔ اس نے تجویز دی کہ آرٹ شوکائی کی ہماماتسو برانچ کو ایک الگ کمپنی بنا دیا جائے، مگر شیئر ہولڈرز نے یہ خیال مسترد کر دیا۔ ان کے نزدیک مرمت کا کاروبار پہلی منافع دے رہا تھا اور وہ کسی نئے تجربے کا خطرہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ آخرکار سوچیرو نے خود قدم اٹھایا۔ اس نے پسٹن رنگز بنانے کے لیے اپنی الگ کمپنی قائم کی جس کا نام ٹوکائی ہیوی انڈسٹری رکھا گیا اور اپنے قریبی دوست شیچیرو کاٹو کو اس کمپنی کا صدر مقرر کیا۔ یہی فیصلہ آگے چل کر ہونڈا کی تاریخ کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوا۔ سوچیرو ہونڈا اور اس کے دوست شیچیرو کاٹو نے اپنے نئے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے بے حد محنت شروع کی اور مل کر آرٹ پسٹن رنگ ریسرچ سینٹر قائم کیا۔ اس وقت سوچیرو کی زندگی انتہائی مشکل ہو چکی تھی۔ وہ دن بھر ہماماتسو کی مرمت والی ورکشاپ میں کام کرتا اور راتیں پسٹن بنانے میں گزار دیتا۔ مہینوں بلکہ برسوں تک کوئی خاص کامیابی نہ ملی۔ بار بار ناکامیوں کے بعد سوچیرو نے ہمت ہارنے کی بجائے سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ہماماتسو انڈسٹریل انسٹیٹیوٹ میں پارٹ ٹائم داخلہ لے لیا تاکہ دھاتوں کے بارے میں اپنا علم بہتر بنا سکے اور آخرکار 1939 میں وہ ایک ایسا پسٹن بنانے میں کامیاب ہو گیا جو درست طریقے سے کام کرتا تھا۔ اپنے ڈیزائن پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے آرٹ شوکائی کی نوکری چھوڑ دی، برانچ اپنے شاگردوں کے حوالے کی اور پوری توجہ اپنی نئی کمپنی پر لگا دی۔ سوچیرو نے باقاعدہ طور پر پسٹن تیار کرنا شروع کر دیے، مگر ابتدا میں کوالٹی اب بھی کمزور تھی۔ اسی دوران ٹویوٹا نے اس سے پسٹن بنانے کے لیے رابطہ کیا، لیکن جمع کرائے گئے 50 میں سے صرف 3 پسٹن ہی ٹویوٹا کے معیار پر پورا اتر سکے۔ یہ سوچیرو کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ اگلے چند سال اس نے پورے جاپان کا سفر کیا، اسٹیل بنانے والی کمپنیوں اور یونیورسٹیوں کا دورہ کیا اور پسٹن رنگز بنانے کے بارے میں گہرا علم حاصل کیا۔ جب اسے اپنے تجربے پر پورا یقین ہو گیا تو اس نے ایک بار پھر کوشش کی۔ اس بار نتیجہ حیران کن تھا۔ اس کے بنائے ہوئے پسٹن نہ صرف معیار پر پورا اترے بلکہ پورے جاپان سے آرڈر آنے لگے۔ کام اتنا بڑھ گیا کہ کمپنی کو صرف آرڈر سنبھالنے کے لیے تقریباً 2000 افراد رکھنے پڑے۔ سوچیرو اور اس کی کمپنی کے حالات بہتر ہوتے جا رہے تھے، لیکن پھر 1941 میں جاپان پیسیفک جنگ میں داخل ہو گیا۔ حکومت نے سوچیرو کی کمپنی کو براہ راست جنگی ساز و سامان کی وزارت کے کنٹرول میں لے لیا اور اگلے سال ٹویوٹا نے کمپنی کے 45% شیئرز خرید لیے اور سوچیرو کو صدر کے عہدے سے ہٹا کر سینئر مینجمنٹ ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ مشکلات یہیں ختم نہیں ہوئیں۔ جنگ کے باعث بہت سے ملازمین فوج میں بھرتی ہو گئے، فیکٹری میں کام کمزور پڑنے لگا اور کمپنی شدید دباؤ میں آ گئی۔ سوچیرو نے کمپنی کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر آنے والی تباہی اس کی توقع سے کہیں بڑھ کر تھی۔ 1944 میں جاپان پر فضائی حملے شروع ہو گئے۔
हमामात्सु शदीद खतरे में था और एक बम हमले में सोचिरो की फैक्ट्री तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। और फिर जनवरी 1945 में नानकाई ज़ल्ज़ले ने रही सही कसर पूरी कर दी और दूसरा प्लांट भी ज़मीन बोस हो गया। अगस्त 1945 में जापान ने हथियार डाल दिए, मगर तब तक सोचिरो तकरीबन सब कुछ खो चुका था। जंग के बाद उसने फैसला किया कि जो कुछ उसकी कंपनी में बाकी बचा है वो 4,50,000 युआन में टोयोटा को फरोख्त कर देगा। उसने अवामी तौर पर ऐलान किया कि अब वो कुछ वक्त लेकर ये सोचेगा कि तबाह हाल जापान में उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। ये वो लम्हा था जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, मगर दर हकीकत यहीं से होंडा की असल कहानी शुरू होने वाली थी। जंग खत्म होने के एक साल बाद जापान शदीद मुआशी बहरान का शिकार था। लोगों के पास ना खाने को पूरा अनाज था, न पहनने को कपड़े और ना ही रहने के लिए मुनासिब घर। हालात इतने खराब थे कि सोचिरो होंडा को अपनी गाड़ी के लिए इतना पेट्रोल भी नहीं मिल पाता था कि वो बाजार जाकर अपने खानदान के लिए खाना खरीद सके। एक दिन सोचिरो की नज़र एक पुराने जनरेटर इंजन पर पड़ी जो जापानी इंपीरियल आर्मी इस्तेमाल करती थी और जैसे जंग के दौरान वायरलेस रेडियो चलाए जाते थे, वो इस इंजन से फौरन मुतासिर हुआ। जब उसने उसे गौर से देखा और समझा कि यह कैसे काम करता है तो उसके जहन में एक शानदार ख्याल आया। अगर इस इंजन को साइकिल के साथ जोड़ दिया जाए तो ये ख्याल बिल्कुल नया नहीं था। यूरोप में इस तरह की मोटरसाइकिलें पहले से मौजूद थीं और कुछ जापान तक भी पहुंच चुकी थीं, मगर सोचिरो जानता था कि इस वक्त जापान को सबसे ज़्यादा सस्ती और आसान सवारी की ज़रूरत है। इसी सोच के तहत 1946 में उसने अपने पुराने गोदाम को इस्तेमाल करते हुए होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया। इस इदारे का मकसद सिर्फ एक था, ऐसी मोटरसाइकिलें बनाना जो आम आदमी भी खरीद सके। सोचिरो ने 12 लोगों की एक छोटी सी टीम के साथ मिलकर अपने ख्याल पर काम शुरू किया। उन्होंने फौज के बचे हुए इंजनों को साइकिलों और मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स के साथ जोड़कर मोटरसाइकिलें बनाई। ये सादा मगर कारआमद मोटरसाइकिलें देखते ही देखते पूरे मुल्क में मकबूल हो गई। जापान के मुख्तलिफ हिस्सों से आर्डर आने लगे, लेकिन जल्द एक मसला पैदा हो गया। इस्तेमाल शुदा फौजी इंजन खत्म होने लगे। तब सोचिरो ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने फैसला किया कि अब वो अपना इंजन खुद डिज़ाइन करेगा। मुसलसल मेहनत के बाद 1947 में उसने टाइप ए इंजन तैयार कर लिया और यही वो लम्हा था जब पहली बार किसी मशीन पर फख्र के साथ होंडा का नाम लिखा गया। ये एक छोटा सा इंजन था, मगर इसी ने दुनिया के सबसे बड़े मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल ब्रांड्स की बुनियाद रखी। 1948 में सोचिरो होंडा ने बाकायदा तौर पर होंडा मोटर कंपनी की बुनियाद रखी। उसका मकसद सादा था, ऐसी मोटरसाइकिलें बनाना जो आम जापानी मजदूरों को सस्ती और आसान सवारी फराहम कर सकें। लेकिन एक बड़ा मसला सामने था, कारोबार बढ़ाने के लिए सरमाया नहीं था। सोचिरो ने हिम्मत नहीं हारी और उसने एक अनोखा कदम उठाया। जापान के 18,000 साइकिल शॉप मालिकान को एक खत लिखा। इस खत में उसने बताया कि उसके पास जापान को दोबारा खड़ा करने का एक अमली हल मौजूद है। हैरान कुन तौर पर 18,000 में से 3,000 दुकानदारों ने मुस्बत जवाब दिया और उसे इतनी रकम फराहम की कि वो अपनी पहली पैदावार शुरू कर सका। एक साल बाद कंपनी ने अपनी पहली मुकम्मल मोटरसाइकिल मॉडल डी तैयार की। ये होंडा के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, मगर मसला ये था कि मोटरसाइकिल बहुत भारी और बड़ी थी, इसलिए ज़्यादा लोग इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। सोचिरो इससे मुतमईन नहीं हुआ। उसने मॉडल डी को अलग कर दिया और दिन रात मेहनत करके एक छोटी, हल्की और बेहतर मोटरसाइकिल बनाने में लग गया। 3 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद आखिरकार उसने वो मोटरसाइकिल बना ली जिसने तारीख बदल दी, होंडा सुपर क्यूब। सुपर क्यूब फौरी तौर पर हिट हो गई और इस कदर कामयाब रही कि उसे शहंशाह जापान का अवार्ड भी मिला। इसी दौरान होंडा की मुलाकात सरमायाकार ताकियो फुजीसावा से हुई, जिन्होंने न सिर्फ सरमाया फराहम किया बल्कि माली और मार्केटिंग हिकमत अमली में भी अहम किरदार अदा किया। यही शराकतदारी वो मजबूत बुनियाद बनी जिस पर होंडा मोटर्स कंपनी ने तेजी से तरक्की की। 1958 में सुपर क्यूब सिर्फ $295 की कीमत पर अमेरिका पहुंची, जो उस वक्त की अमेरिकी मोटरसाइकिलों की कीमत का सिर्फ 1/4 थी। शानदार इंजीनियरिंग और जबरदस्त मार्केटिंग के बायस होंडा ने जल्द ही अमेरिका के बड़े बड़े ब्रांड्स को उनके अपने घरेलू बाजारों में पीछे छोड़ दिया। लेकिन सोचिरो का ख्वाब यहाँ खत्म नहीं हुआ। उसने अपने ब्रांड्स को रेसिंग की दुनिया में भी दाखिल कर दिया। उस जमाने में रेसिंग सिर्फ खेल नहीं बल्कि दुनिया के सामने अपनी मशीनों की ताकत दिखाने का सबसे बड़ा जरिया थी। सोचिरो ने दुनिया भर में रेसें देखी, हरीफों की मोटरसाइकिलों का बारीक बीनी से मुतालिया किया और जो भी मेयार कायम होता उसे उससे बेहतर बनाने की कोशिश की। यही सोच होंडा को 1954 में पहली बैनुल-अक़वामी रेस की नाकामी से उठाकर 1959 के एस्ले ऑफ मैन टीटी में मैन्युफैक्चरर्स टीम अवार्ड तक ले गई, जो दुनिया की सबसे मशहूर मोटरसाइकिल रेस है। 2 साल बाद होंडा ने वहां दोबारा फतह हासिल की और रेस ट्रैक पर कामयाबी ने होंडा को आलमी नक्शे पर नुमाया किया। 1960 की दहाई तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुका था। होंडा ड्रीम की रिलीज के बाद कंपनी ने 1968 तक 10 मिलियन मोटरसाइकिलें तैयार कर ली। मगर सोचिरो होंडा के लिए ये भी काफ़ी नहीं था। उसके दिल में बचपन से एक ही ख्वाब पल रहा था, कारें बनाना।
और यही वो अगला मैदान था जिसमें वो कदम रखने वाला था। जब सोचिरो होंडा ने ऐलान किया कि वो मोटरसाइकिलों के बाद अब कारें भी बनाएगा तो बहुत से लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। सबका कहना था कि यह फैसला इंतहाई खतरनाक है और होंडा को सिर्फ मोटरसाइकिलों तक ही महदूद रहना चाहिए। उस वक्त जापान में पहले ही टोयोटा, निसान और चंद दूसरी मजबूत कंपनियां कारों के शोबे में मौजूद थीं। हत्ता कि जापानी हुकूमत ने भी समझाने की कोशिश की कि मुल्क को एक और कार साज कंपनी की जरूरत नहीं, मगर सोचिरो ने किसी की ना सुनी। 1963 में होंडा ने अपनी पहली कार T360 मिनी ट्रक मुतारिफ करवाई। ये एक छोटा सा मगर मजबूत पिकअप ट्रक था, लेकिन ये ज्यादा मकबूल ना हो सका। इसके फौरन बाद होंडा ने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार S500 मुतारिफ करवाई। ये 2 दरवाजों वाली खूबसूरत रोडस्टर थी जो 80 माइल की घंटा की रफ्तार तक जा सकती थी। गाड़ी चलाने में हमवार और आसान थी, मगर इसके सिर्फ 1300 यूनिट्स ही बने, जिसकी वजह से ये आज होंडा की नायाब तरीन कारों में शुमार होती है। मोटरसाइकिलों की तरह होंडा ने अपनी कारों को भी रेसिंग में आजमाने का फैसला किया। होंडा की कार पहली बार 1964 में रेसिंग में उतरी और अगले ही साल 1965 के मुकाबले में बाकी कारों से बाजी ले गई। रेसिंग में कामयाबी के बावजूद आम कार मार्केट में होंडा अभी तक अपने बड़े हरीफों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। होंडा ने रेसिंग से वक्ती वक्फा लिया और एक ऐसी कार बनाने पर तवज्जो दी जो आम लोगों के लिए हो। यूं 1972 में होंडा सिविक मुतारिफ हुई। सिविक जल्द ही दुनिया की मकबूल तरीन कारों में शामिल हो गई, खास तौर पर यूरोप और अमेरिका में। इस कामयाबी की एक बड़ी वजह 1970 की दहाई का तेल का बहरान था, जब ईंधन की शदीद कमी हो गई थी। सोचिरो होंडा ने इस मसले का हल CVCC इंजन टेक्नोलॉजी की सूरत में निकाला, जिससे कम ईंधन में ज्यादा फासला तय किया जा सकता था। होंडा सिविक उन पहली कारों में से थी जिनमें कैटालिटिक कन्वर्टर इस्तेमाल किया गया, जिससे गाड़ियों के धुएं से पैदा होने वाली आलूदगी कम हुई। उस वक्त दूसरी बड़ी कार कंपनियां इस पहलू को नजरअंदाज कर रही थीं। यूं होंडा तेजी से ऑटोमोबाइल दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगी। अगरचे अमेरिका में लोग सिविक ज्यादातर जरूरत के तहत खरीद रहे थे, मगर असल इनकलाब होंडा अकॉर्ड ने बर्पा किया। इब्तिदा में होंडा अकॉर्ड एक कम्पैक्ट हैचबैक के तौर पर आई, बाद में इसे सीडान की शक्ल दी गई। इसमें सिविक जैसी ईंधन बचाने वाली खसूसियात थीं, मगर साइज में ज्यादा कुशादा और आरामदेह थी। यही वजह है कि आगे चलकर होंडा अकॉर्ड ऑटोमोटिव तारीख की सबसे ज्यादा फिरोख्त होने वाली सीडान बन गई। 1980 की दहाई के आगाज तक होंडा जापान की तीसरी बड़ी कारसाज कंपनी बन चुकी थी और दहाई के इख्तिताम तक ये दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। सोचिरो होंडा ने 1973 में रिटायरमेंट ले ली और 5 अगस्त 1991 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। अपनी जिंदगी के बारे में वो कहा करते थे, जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने गलतियों, नाकामियों और बड़ी बड़ी भूलों के सिवा कुछ नहीं किया, मगर मुझे अपनी कामयाबियों पर फख्र है, क्योंकि हर नाकामी ने मुझे कुछ नया सिखाया। आज होंडा कंपनी सिर्फ कारों और मोटरसाइकिलों तक महदूद नहीं, बल्कि ये कंपनी फाइटर जेट्स के पुर्जे, बिजली का सामान और रोबोट्स तक बना रही है।